हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और मैं आज आप लोगों के साथ फिर दोबारा से एक नए प्रैक्टिस सेट, छोटे से नन्हे मुन्ने से प्रैक्टिस सेट के साथ आप लोगों के सामने। ये प्रैक्टिस सेट मिक्स प्रैक्टिस सेट्स हैं। अगर आप इनको कर रहे हैं, इनके क्वेश्चंस को थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे तो ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो ये रहा प्रैक्टिस सेट 10, लिटरेचर एंड ग्रामर दोनों के ही क्वेश्चंस डाले हुए हैं इसमें। और ये जो है भाई न्यू ऑनलाइन बैच, बैच तो नया नहीं है लेकिन हाँ राइटर नया ज़रूर शुरू हो रहा है। और अभी आपके पास टाइम है तो यू कैन ज्वाइन दिस बैच और आप कवर भी कर सकते हैं। आपको इसके साथ वीडियो बैकअप, नोट्स वगैरह सब चीज़ मिलेंगे। और अगर आप इस बैच के बारे में कुछ और जानकारी चाहते हैं तो 7895937338 पर कॉल कर सकते हैं। आगे चलिए क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करना शुरू करते हैं। और ये है क्वेश्चन नंबर 1। An amusing mistake somebody makes when they use a word that sounds similar to the word they meant to use but has a completely different meaning। और इसका मतलब ये है कि जब एक ridiculous सा, मतलब लोग बोलने की कोशिश करते हैं कुछ और बोलते हैं कुछ। ये आप लोगों ने ये मिस्टेक कई बार देखी होगी। ये वैसे मैं तो इसको ऐसे ही बता रही हूँ, जैसे श्रिंक को बहुत सारे लोग शिलिंग बोलते हैं, या जो है मतलब इस तरीके के इंस्पायर को एक्सपायर बोल देते हैं। तो ये जो कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो बाद में जब आप हंसते हैं तो यू गिव अ बॉइस्ट्रस लाफ्टर, तो दैट इज़ नोन एज मेलाप्रोपिज्म। और मेलाप्रोपिज्म का एक एग्जांपल है कि ही इज़ द पाइनएप्पल ऑफ पोलाइटनेस। पिनाकल की जगह जो है पाइनएप्पल यूज़ किया गया है, तो शब्द का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एक मिलता जुलता शब्द जो है बोलते हैं लेकिन वो होता नहीं है। दैट इज़ नोन एज मेलाप्रोपिज्म। ये मेलाप्रोपिज्म जो वर्ड है ये मिसेस मेलाप्रॉप से लिया गया है, जो शेरिडन के प्ले राइवल्स की एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर हैं हु यूज्ड टू यूज दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज, और ये वहीं से फेमस हुआ है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, पेन ड्राइव करप्ट हो गई है और प्रॉब्लम हो गई है फिर से। Humors in medieval science and medicine were thought to determine a person's physical and mental qualities by the relative proportions in which they were present. These four chief fluids of the body are blood, flame, choler and। ये कॉमेडी ऑफ ह्यूमर का फादर जो है वो बेन जॉनसन को कहा जाता है। ये एक जो एक थ्योरी मानी जाती थी कि जिस व्यक्ति के अंदर जो फ्लूइड ज़्यादा होता है, ह्यूमर का मतलब होता है मॉइस्चर, जो फ्लूइड ज़्यादा होता है ही बिहेव्स अकॉर्डिंगली। तो ये 4 फ्लूइड्स होते हैं, ब्लड, कॉलर एंड फ्लेम एंड ये है, ये कॉलर दो तरीके की, और उसके बाद येलो कॉलर, ब्लैक बाइल जिसे एक और वर्ड कहा जाता है, मेलंकली। हालांकि यहाँ पे ब्लड, फ्लेम, कॉलर एंड मेलंकली इसमें दिया हुआ है, लेकिन ये होना चाहिए था ब्लड, फ्लेम, कॉलर एंड बाइल जो है, येलो बाइल होना चाहिए था, जिससे मेलंकली का जो है वो आता। तो जो करेक्ट वो वर्ड है वो बाइल जो है वो होना चाहिए था, ना कि मेलंकली के लिए ये यूज़ करा जा रहा है। मेलंकलिक वो एक मूड, टेम्परामेंट बनाता है एक्चुअली। तो ब्लड, फ्लेम, कॉलर एंड बाइल, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, तो ये जो है उसमें होता है। तो बाइल जो है वो सही वर्ड होता है, मेलंकलिक तो वो टेम्परामेंट बनाता है। एंड नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज द टर्म यूक्रेशिया। यूक्रेशिया का एक जो मतलब होता है वो नॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थ को बोलते हैं। ये डिक्रेशिया का जो है ऑपोजिट होता है नॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थ, जैसे मतलब बिल्कुल वेलबींग जो है उसको कहा जाता है यूक्रेशिया। तो अ नॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थ। A person who does not believe in and is opposed to accepted ideas, traditions, institutions, etc. एक व्यक्ति जो बनी बनाई चीज़ों को
जो चीज़ें चली आ रही, जिस इमेज को जो तोड़ने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? हिंदी में बोलते हैं मूर्ति भंजक और इंग्लिश में आइकनोक्लास्ट बोला जाता है। जैसे आपने अगर पढ़ा भी हो तो मिल्टन ने आइकनोबेसिलाइक के अगेंस्ट जो है अपोज करते हुए लिखी थी आइकनोक्लास्टस, जो उनकी पब्लिकली जलाई भी गई थी जो बुक, जिसमें उन्होंने जो है राजा की इमेज को, चार्ल्स फर्स्ट की इमेज को उन्होंने उस पर ब्रेक किया था कि जैसा आप सोचते हैं वो वैसे नहीं थे। और इसी के अलावा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को भी एक आइकनोक्लास्ट राइटर कहा जाता है कि जो सेट आइडियल्स थे, ही यूज टू ब्रेक दोज आइडियल्स, दैट्स व्हाई ही वाज आल्सो टर्म्ड एज एन आइकनोक्लास्ट राइटर। तो ये जो है, जो पर्सन जो बिलीव नहीं करता है उसे आइकनोक्लास्ट जो है वो कहा जाता है। A short description in verse or prose of a picturesque scene or incident, especially in rustic life. जब एक खुश मिजाज छोटी छोटी पोएम्स होती हैं जो नेचर के सीन्स को बताती, पिक्चर्स मतलब होता है मनोरम दृश्य को बताती हैं, रस्टिक पेस्टोरल लाइफ के बारे में यानी कि ग्रामीण परिवेश को बताती हैं, उन पोएम्स को आइडियल्स कहा जाता है। दे आर नोन एज आइडियल्स। Who was the first creator of idyls in Greece? 30 poems जो जानी जाती हैं idyls of Theocritus के नाम से। Theocritus was a Greek poet। जितने भी जो राइटर्स थे उन्होंने Theocritus के मॉडल पर ही idyls जो हैं वो लिखने शुरू किए थे। Theocritus belonged to Greece और उनकी जो पोएम्स है वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पेस्टोरल पोएम पिक्चरस सीन में लेते हुए idyls को लिखा है। She barely left the room when the roof fell in। आप यहाँ पर ये देखिए, ये लेफ्ट जो है वो वर्ब है, इसकी इंटेंसिटी जो बढ़ाने वाला ये वर्ड है दैट इज एन एडवर्ब। और अगर ये पूछता है कि शी बेयरली, मुश्किल से, यानी कि बस मुश्किल से ही रूम को लेफ्ट किया था जब जो रूफ है वो गिर गई, तो बेयरली मतलब लगभग, मुश्किल से। तो ये जो होता है इसे एडवर्ब ऑफ कितना, बस थोड़ा सा ही, तो हाउ मच का जो है वो जवाब दे रहा है, दैट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। आई नियरली हैड एन एक्सीडेंट, लगभग यानी कि होते होते, लगभग कितना, लगभग, तो दैट इज ऑल्सो एडवर्ब। कितना, हाउ मच का जवाब दे रहा है कितना, तो लगभग। Persona, tone and voice reflect in recent criticism। अगर हम recent criticism में किसी की personality, tone को और voice को अगर बता रहे हैं तो वो criticism में reflect क्या करता है, तो that is the tendency to highlight characterization। किसी character के जो बारीक से बारीक चीज़ों को बताने के लिए यूज़ किया जाता है persona, tone and voice को। दैट इज द टेंडेंसी। ये क्वेश्चन 2004 का आया हुआ क्वेश्चन है टीजीटी में। A figure of speech in which an qualifying adjective is sometimes transferred from a person to a thing or from one word to another to which it does not strictly belong is called। जब देखिए, अगर हम किसी एडजेक्टिव को किसी नॉन लिविंग थिंग पर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उसे ट्रांसफर्ड एपिथेट कहा जाता है। ट्रांसफ़र मतलब कि शिफ्ट करना, एपिथेट इज एन एडजेक्टिव। जैसे हैप्पी हाउस अगर आप लिखते हैं तो हैप्पी जो को एडजेक्टिव है दैट इज़ यूज्ड फॉर ह्यूमन बींग, और हाउस के ऊपर आप इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, इसीलिए ये हुआ ट्रांसफर्ड एपिथेट। Now the next question is, name the figure of speech used in the line just for a handful of silver he left us। देखिए, जब किसी part for whole और whole part for whole और whole for part के लिए हम फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हैं सिनेक्डो की। सिल्वर यानी कि एक धातु से हम मेडल को या सिक्कों को बता रहे हैं तो होल फॉर पार्ट, तो वहां पर हम फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हैं सिनेक्डो की।
ट्वेल्थ नाइट बोरोज मेनी कन्वेंशंस फ्रॉम डैश एन इटालियन फॉर्म ऑफ कॉमेडी. 16 से 18 सेंचुरी में इटली में एक फॉर्म काफ़ी फेमस थी, दैट वाज कॉमेडिया डेल आर्टे, जिसका मतलब कॉमेडी बाय द प्रोफेशनल्स. कॉमेडी बाय द प्रोफेशनल्स, इनमें जो कैरेक्टर्स होते थे वो मास्टर्स, लवर्स और सर्वेंट्स जो हैं वो हुआ करते थे. टाइप कैरेक्टर्स स्टीरियोटिपिकल हुआ करते थे और एक तरीके से मतलब 2 डायमेंशनल कैरेक्टर्स होते थे. और ये कॉमेडिया डेल आर्टे उन्हें कहते थे. ये जो फॉर्म ऑफ राइटिंग थी ये इटली में काफ़ी फेमस थी. इसमें कैरेक्टर्स मास्क भी लगाया करते थे. इवन लवर्स अगर मास्क नहीं भी लगाते थे तब भी मास्क जो है वो कहा जाता था. तो कॉमेडिया डेल आर्टे, कॉमेडी बाय द प्रोफेशनल्स. तो ये जो है ट्वेल्थ नाइट ने मास्टर्स, लवर्स एंड सर्वेंट्स, उसमें मेन जो कैरेक्टर्स होते थे उन्हीं में से कैरेक्टर्स को बोरो किया जाता था. तो ये जो फॉर्म है ट्वेल्थ नाइट की वो उन्होंने कॉमेडिया डेल आर्टे से ली है. शेक्सपियर प्रोबेबली रॉट ट्वेल्थ नाइट डैश ऑफ हिज करियर. ट्वेल्थ नाइट एक बहुत ही रिफ्रेशिंग कॉमेडी है शेक्सपियर की, एंड ही रॉट इन द मिडल ऑफ हिज करियर, नॉट इन द बिगनिंग ऑफ हिज करियर, नॉट एट द एंड ऑफ हिज. एंड में उन्होंने रोमांसेस लिखे हैं. ये उन्होंने अपने मिडल, जब उनका करियर काफ़ी अच्छा जो है वो चल रहा था, तब उन्होंने लिखा है इन द मिडल ऑफ हिज करियर. Along with As You Like It and The Merchant of Venice, Twelfth Night is referred to as one of the so-called dash plays. सबसे पहले आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, that is cross dressing. अगर क्रॉस ड्रेसिंग आप वर्ड जानते हैं, इसका मतलब होता है व्हेन मेन आर ड्रेस्ड लाइक विमेन और विमेन आर ड्रेस्ड लाइक मेन. तो अगर आप इन प्लेस को समझें तो एज यू लाइक इट में रोजालिंड जो है वो क्रॉस ड्रेसिंग में आती है. मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी पोर्शिया क्रॉस ड्रेसिंग में है, एंड ट्वेल्थ नाइट में भी क्रॉस ड्रेसिंग है. तो ये जो वर्ड है क्रॉस ड्रेसिंग तो है, इसी क्रॉस ड्रेसिंग को कहा जाता है ट्रांसवेस्टाइट. तो ट्रांसवेस्टाइट का यही मतलब है कि व्हेन विमेन आर ड्रेस्ड एज मेन और मेन आर ड्रेस्ड एज विमेन. लिटरेरी, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क्स प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑथर ड्यूरिंग देयर यूथ. एक ऐसा वर्क जो एक राइटर के द्वारा अपने यूथ में प्रोड्यूस किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जुवेनेलिया. दैट इज जुवेनेलिया, यानी कि जुवेनाइल, अपनी यंग एज में उसको प्रस्तुत करने को जुवेनेलिया. A lyrical narrative poem written in octosyllabic couplets that often deals with tales of adventures and romance. ये फ्रांस और जर्मनी में इस तरीके की पोएम्स जो हैं वो लिखी गई थी. इन्हें ले कहा जाता है, जो रोमांस की और या एडवेंचर की कहानियाँ बनाती हैं. ऑक्टोसिलेबिन यानी कि 8 सिलेबल्स वाली पोएम्स होती हैं, इन्हें ले, और एक इनकी स्पेलिंग ये भी होती है ले, या ले कहा जाता है इनको. A story, play or film in which a lot of exciting things happen and in which people's emotions are stronger than in real life. जब ज़रूरत से ज़्यादा ड्रामा होता है, जब ज़रूरत से ज़्यादा आप सीरियल्स वगैरह भी देखते होंगे, उनमें से जब ज़रूरत से ज़्यादा ड्रामा होता है तो आप कहते हैं क्या मेलोड्रामेटिक सीन्स हैं. यानी कि आप सब लोगों ने सीरियल्स वगैरह तो सब आप लोग देखते ही होंगे, उसमें जो हमारे रियल लाइफ में नहीं होता, आप लोगों ने देखा क्या 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 70% टाइम तो यही होता रहता है. एक एक व्यक्ति का रिएक्शन जो है वो दिखाया जाता है, और वो जो है वो जो रिएक्शन होता है रियल लाइफ में इस तरीके का रिएक्शन जो है मुझे नहीं लगता कोई देता होगा. इफ समवन इज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय दीज इंडियन टेली सीरियल्स तब तो हम बात कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अदरवाइज जो वो रिएक्शंस होते हैं वो ऐसे होते हैं कि यू कैन नॉट इवन इमेजिन दोज टाइप ऑफ, मतलब आदमी उस समय इस परिस्थिति में ऐसा सोच भी नहीं सकता जिस तरीके के रिएक्शंस उसमें होते हैं. तो जो एक इमोशंस जो होते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, that is known as melodrama. That is melodrama. जैसे हर चीज पर तो मेलोड्रामा में धूम तनना होता रहता है, तो ये मेलोड्रामेटिक इफेक्ट तो म्यूजिक भी देता है.
The use of movements of your hands and body and the expression on your face to tell a story or to act something without speaking, बिना बोले, with the help of hands, जब हम किसी चीज को अपने स्टोरी को बताते हैं उसे क्या कहा जाता है? That's mime. That is mime. ये मीम नहीं है, that's mime. A punishment or defeat that somebody deserves and cannot avoid such retribution is brought about by the goddess of Ravenous. भाई देखिए, जो व्यक्ति जो डिजर्व करता है, जब उसको जैसा वो डिजर्व करता है बिल्कुल वैसी ही पनिशमेंट उसे मिलती है, तो उसे निमेसिस कहा जाता है. निमेसिस मतलब जो दंड का वो उत्तराधिकारी होता है वही दंड उसे प्राप्त होता है. दैट इज नोन एज निमेसिस. And now the next word is a personality, a quality in Greek plays extreme or excessive pride or dangerous overconfidence, often in a combination with arrogance. अगर आपने मिल्टन की सैमसन एगोनिस्टिस पढ़ी है और उसके बारे में जानते हैं, तो सैमसन का जो फेटल फ्लॉ था, दैट वाज ह्यूब्रिस, एक्सेसिव प्राइड, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एक्सेसिव प्राइड he was bound to be the captive. और hubris, वैसे भी जितने भी जो हीरोज दिखाए जाते हैं, दो they have supernatural qualities, yet they have some tragic flaw, और वो tragic flaw mostly hubris ही होता है. excessive pride and arrogance, that is known as hubris. बेहद घमंड, घमंड के साथ साथ एरोगेंस भी, तो उसे जो है क्या कहा जाएगा? दैट इज ह्यूब्रिस. ये स्पेलिंग गलत है इसकी, ह्यूब्रिस की, ये दैट इज HUBRIS, ह्यूब्रिस. The act of coining a new word or expression in a language or a new meaning for an existing word or expression. जब एक नया शब्द बनाया जाता है तो उसे कहा जाता है नियोलॉजिज्म. In the sentence, I doubt whether she will meet him. I doubt क्या? Whether. Whether जो है ये दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है, प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लॉज को मिला रहा है, तो इसीलिए ये क्या है? दैट्स कंजंक्शन. दैट इज अ कंजंक्शन. She often goes to the cinema. In this sentence, the word often is. Goes एक वर्ब है. अक्सर, कितनी बार? अक्सर, हाउ मेनी टाइम्स. फ्रीक्वेंसी बता रहा है, तो दैट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो मेरे वो स्टूडेंट्स जो ये पूछते हैं, मैडम इसमें क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाएंगे, तो देख लीजिए प्रीवियस ईयर में इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि फ्रेजेस में इनमें से अंडरलाइन फ्रेज कौन सा है, ये जो अंडरलाइन वर्ड है ये कौन सा एडवर्ब है. तो ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन वैल्यू रखता है. एंड वन मोर थिंग, आप में से बहुत सारे लोगों ने, इससे पहले मैंने एक 5-7 मिनट का एक मोटिवेशनल वीडियो डाला था. अगर आपको मोटिवेशनल वीडियो पसंद आया है तो मैं सोच रही हूँ कि एक आगे भी आप लोगों के साथ इस तरीके से बात करती रहूं. एक मेरा ये मानना है, जो इंसान खुद कांटों पे चलकर किसी ने उसने कुछ चीज़ अचीव करी हो तो वो दूसरों की परेशानियां, दूसरों की चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं. हालांकि बहुत सारी चीज़ें मुझे भी लोगों ने सिखाई हैं कि बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा वो भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फ़ायदा भी लोग बहुत ज़्यादा उठाना शुरू कर देते हैं. लेकिन आपकी बहुत सारी चीज़ें मैं समझती हूँ, और अगर मेरे कुछ बताने से कुछ चीज़ों का आपको एक रास्ता दिख जाता है तो बहुत अच्छी बात है. और इसमें आप लोगों में से कई लोगों ने ये भी कहा था कि मैम आप जो है 40 डेज सीरीज़ दोबारा से लेकर आइए. जैसे ही एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर होगी 40 डेज स्ट्रैटेजी दोबारा से आएगी. 40 डेज स्ट्रैटेजी एकदम से ही उस पिछले साल जो है वो दिमाग में आई थी और तब चलाई थी, और इट वाज अ ग्रेट हिट. तो जैसे ही एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर होगी 40 डेज स्ट्रैटेजी चलेगी. और उससे पहले आप लोगों को जो ये भी हैं, ये भी बहुत हेल्पफुल है, तो ये भी आप लोगों को बहुत मदद करेंगे. और भी 40 डेज स्ट्रैटेजी तभी चलाऊँगी जब एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर हो जाएगी.
इन हाउ मेनी इंडियन लैंग्वेजेस द साहित्य अकेडमी अवार्ड्स आर गिवन? ये मैंने इसके पढ़ा है। साहित्य अकेडमी अवार्ड्स 24 लैंग्वेजेस में दिए जाते हैं। जहाँ से ये लिया था उसमें 22 इसका आंसर दिया गया था, मगर 22 नहीं है इसका, ये इनमें से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। 24 लैंग्वेजेस में साहित्य अकेडमी अवार्ड्स जो हैं वो दिए जाते हैं, तो द आंसर इज 24। The figure of speech in the line sweet Auburn, loveliest village of the plain, where health and plenty cheered the laboring sway. Sweet Auburn, जब कभी किसी को संबोधित करते हैं तो संबोधित करने के लिए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के अलावा कॉमा से भी उस जिसको संबोधित कर रहे हैं उसको जो है उसको अलग निकाल देते हैं। तो यहाँ पर संबोधित किया जा रहा है और संबोधित करने के लिए जो फिगर ऑफ स्पीच यूज होती है दैट इज अपॉस्ट्रोफी। The verb form of necessity is, necessity is जरूरत। तो verb form necessity, जरूरत की जो verb form है वो क्या है? need जो है वो एक noun भी है, verb भी है, लेकिन हमें necessity का निकालना है। तो necessity का है necessitate। necessitate जो है वो इसका necessitate, necessitated, necessitated। तो ये जो है necessity is क्या? जरूरत, that is noun, और उसका जो verb form है that is necessitate। I have found him negligent। negligent जो अपने साथ preposition लेता है of, negligent of his work, अपने काम में उसको जो है negligent पाया। A good judge never jumps। jump to the conclusion का मतलब होता है jump to the conclusion। ये इसके साथ यही fix जो है वो इसका preposition है। and jump to the conclusion means to act hastily या टू एक्ट इन अ हेस्ट मैनर, यानी कि बिना सोचे समझे कार्य करना, बिना बहुत जल्दी किसी चीज़ पे निर्णय लेना। तो एक अच्छा जज कभी भी डिसीजन पर फटाक से नहीं कूदता है। तो अ गुड जज नेवर जंप्स टू द कंक्लूजन। ही शुक मी डैश द हैंड एंड हेल्प मी ऑफ विद माई कोट। तो ही शुक मी डैश द हैंड, यहां पर लगेगा विद, यहां पे प्रेपोजिशन आएगा विद द हैंड। शी इज गोइंग टू हैव अनदर ब्लाउज, शी इज गोइंग टू हैव अनदर मेड टू गो विद अ कॉस्ट्यूम एज अ ओल्ड वन इज क्वाइट वॉर्न। वॉर्न के साथ जो आप लगाएंगे वो आएगा वॉर्न आउट। वॉर्न आउट का मतलब होता है जीर्ण शीर्ण, फटा मैला कुचैला, फटा पुराना, दैट इज वॉर्न आउट। We set dash as soon as the old man pointed out the way। किसी चीज से दूर जाने के लिए जो preposition यूज होता है वो होता है off। We set off। तो these are the questions, ये आज के सेशन के questions थे। Hope you like these questions, और आगे भी आपको इसी तरीके के मिले जुले प्रैक्टिस सेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, गुड नाइट।